हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 44। सेक्शन 44 बात करता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा, कि क्या पेनल्टी होगी फेलियर की अगर इंफॉर्मेशन या जो रिटर्न है वो फर्निश नहीं की गई है। इसमें आ गया हमारे पास पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स और रिपोर्ट्स। कोई भी पर्सन जो रिक्वायर्ड है इस एक्ट के अंदर, रूल्स के अंडर, रेगुलेशंस के अंडर, कि वो फर्निश करेगा डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स और रिपोर्ट्स कंट्रोलर को या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, फेल हो जाता है ऐसा करने में, तो वो लाइबल होगा पेनल्टी जो कि होगी अप टू 15 लाख, जो अमेंड की गई है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग। अगर कोई भी पर्सन फेल हो जाता है फाइल करने में रिटर्न या फिर फर्निश करने में इंफॉर्मेशन, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब टाइम में, तो वो लाइबल होंगे पेनल्टी की जो कि होगी अप टू 50,000 पर डे, ड्यूरिंग विच जो फेलियर जो है वो कंटिन्यू होगा। ये भी अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स। अगर एक पर्सन फेल हो जाता है मेंटेन करने में रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर रिकॉर्ड्स, तो वो लाइबल होंगे पेनल्टी जो कि होगी अप टू 1 लाख रुपीज़ पर डे ड्यूरिंग पीरियड जो है नॉन कंप्लायंस का। ये जो है अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास पर्पस। ये इंश्योर करता है टाइमली कंप्लायंस जो रिपोर्टिंग है या फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग ऑब्लिगेशंस हैं एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमने क्या कवर किया है इस स्लाइड में। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले है सेक्शन नंबर 44 जो कि बात करता है पेनल्टी की। पेनल्टी कब होगी? जब फेल हो जाता है या फेलियर हो जाता है फर्निश करने में इंफॉर्मेशन, रिटर्न एटसेट्रा। पहला पॉइंट आगे इसमें हमारे पास पेनल्टी कितनी होगी अगर यहाँ पे फर्निश नहीं किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स या फिर जो रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास कोई भी पर्सन जो रिक्वायर्ड है कि फर्निश करेगा डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स या रिपोर्ट्स कंट्रोलर को। यहाँ पे किसको करनी है? कंट्रोलर को करनी है या फिर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और लेकिन वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे पेनल्टी होगी अप टू 15 लाख। और यहाँ पे जो है आपको अमेंडमेंट भी ध्यान रखनी है कि ये जो है जन विश्वास एक्ट से अमेंड किया गया है और ये रीसेंट अमेंडमेंट है, तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो बात करता है पेनल्टी क्या होगी लेट फाइलिंग की। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कोई भी पर्सन फेल हो जाता है फाइल करने में एक रिटर्न या फर्निश करने में इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब टाइम में, तो वो लाइबल होंगे पेनल्टी जो कि होगी हमारे पास 50,000 पर डे। ये भी जो है अमेंडमेंट से जो है हमारे पास ये भी जन विश्वास एक्ट से जो है अमेंड की गई है, तो ये वाला जो पेनल्टी है ये भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड आ गया हमारे पास पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे नॉट मेंटेनिंग बुक्स या फिर रिकॉर्ड्स, इसमें आ गया हमारे पास अगर एक पर्सन फेल हो जाता है मेंटेन करने में जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स हैं, तो वो लाइबल होंगे पेनल्टी जो कि होगी हमारे पास 1 लाख रुपीज़ पर डे उस टाइम पीरियड के लिए जब वो कंप्लाइंस, नॉन कंप्लाइंस हुआ है। और ये भी जो है अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि टाइमली कंप्लाइंस हो जाए जो रिपोर्टिंग है या रिकॉर्ड कीपिंग है उनका। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। सेक्शन है हमारे पास 44। यहाँ पे जो है पेनल्टी फर्निश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, रिटर्न एटसेट्रा। सबसे पहले आ गया पेनल्टी क्या होगी अगर फर्निश नहीं किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न या रिपोर्ट्स। इसमें होगी किसको करनी थी? कंट्रोलर को करनी थी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, लेकिन नहीं की गई है, तो यहाँ पे होगा रुपीज़ 15 लाख। ये अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट के द्वारा। फिर आगे पेनल्टी जो है लेट फाइलिंग की रुपीज़ 50,000 पर डे, ये भी अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट से। फिर मेंटेन ना करना जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो बुक्स हैं उसकी पेनल्टी है हमारे पास 1 लाख रुपए पर डे, ये भी अमेंड किया गया है। तो आप जो तीनों जो अमाउंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, 15 लाख रुपीज़, फिर 50,000 पर डे, फिर है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ पर डे।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 जो है वो बात करता है रेसिड्यूरी पेनल्टी की। ये भी अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 से। इसका स्कोप क्या है? ये अप्लाई करता है कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है रूल्स का, रेगुलेशंस का, डायरेक्शंस का या ऑर्डर्स का एक्ट के अंदर, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। लाइबिलिटी, जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कॉन्ट्रावेंशन के लिए, वो लाइबल होगा। जो पेनल्टी है अप टू 1 लाख की इन एडिशन टू कॉम्पनसेशन अफेक्टेड पर्सन को, जो कि हो सकता है अप टू ₹10 लाख अगर ऑफेंडर जो है वो एक इंटरमीडियरी है, कंपनी है, बॉडी कॉरपोरेट है। अप टू 1 लाख अगर ऑफेंडर जो है वो एक पर्सन है। पर्पस क्या है? ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे वायलेशंस, इवन दोज जो एक्सप्लिसिटली कवर नहीं किए गए हैं कहीं पे, वो अट्रैक्ट करता है दोनों पेनल्टी और कॉम्पनसेशन जो अफेक्टेड पार्टी है उससे। तो इसमें हमारे पास हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में जो हमने कवर किया है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 45। सेक्शन 45 जो है वो बात करता है रेसिड्यूरी पेनल्टी की। ये भी जो है अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। पहला आ गया इसका स्कोप क्या है? तो इसमें आ गया अगर कॉन्ट्रवीन होता है कोई भी रूल या रेगुलेशन, कॉन्ट्रवीन किया जाता है कोई भी रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन या ऑर्डर इस एक्ट के अंदर जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है, तो वहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन जो है अप्लाई होगा। सेकंड आ गया कितनी लाइबिलिटी बनती है अगर किसी ने कॉन्ट्रवीन कर दिया है कोई रूल, रेगुलेशन या डायरेक्शन, तो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो लाइबल होगा। पहला आ गया हमारे पास पेनल्टी जो कि होगी 1 लाख रुपीस, और इसके ही एडिशन में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जो पर्सन अफेक्टेड है उसको। कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? पहला है इसमें हमारे पास अप टू 10 लाख रुपीस अगर ऑफेंडर जो है वो एक इंटरमीडियरी है, कंपनी है या फिर बॉडी कॉरपोरेट है। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास अप टू 1 लाख रुपीस अगर इसमें जो ऑफेंडर है वो कोई पर्सन है। पर्पस क्या है इसका? ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे वायलेशंस जो हैं अगर वो एक्सप्रेसली कवर नहीं किए गए हैं तो फिर भी जो है पेनल्टी और जो कॉम्पनसेशन है मिले जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको। तो इसमें आ गया क्या याद रखना है हमें? सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन नंबर है हमारे पास 45। टाइटल याद रखना है रेसिड्यूरी पेनल्टी। ये याद रखना है कि ये भी अमेंड किया गया है जन विश्वास एक्ट जो है 2023 का, इसके द्वारा। स्कोप क्या है इसका? अगर कॉन्ट्रवीन हो जाता है कोई भी रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन या ऑर्डर इस एक्ट के अंदर और उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी? इसमें आ गया हमारे पास यहाँ पे जो है पेनल्टी दी जाएगी 1 लाख रुपए की, प्लस कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पर्सन को। ये पेनल्टी तो पे करनी है, इसके अलावा जो कॉम्पनसेशन है अफेक्टेड पर्सन को वो देना है, और वो कितना होगा? पहला है अप टू 10 लाख रुपए होगा अगर जो ऑफेंडर है वो इंटरमीडियरी है, कंपनी है या बॉडी कॉरपोरेट है, और 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर ऑफेंडर कोई पर्सन है। तो बेसिकली इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, पेनल्टी कंपल्शन है। कॉम्पनसेशन आपका डिपेंड करता है कि ऑफेंडर कौन है, कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट है 10 लाख रुपए, अगर कोई पर्सन है तो 1 लाख रुपए। तो आपको जो है सेकंड वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 46। सेक्शन 46 जो है वो बात करता है पावर टू एडजुडिकेट। ये भी इंक्लूड करता है जन विश्वास अमेंडमेंट 2023। इसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है। इसमें आ गया हमारे पास कि सबसे पहले कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी एक ऑफिसर को जो बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर इक्विवेलेंट होगा जो ऑफिसर है एक स्टेट गवर्नमेंट का एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। पर्पस क्या है इसका? एडजुडिकेट करना वेदर एक पर्सन जो है उसने कमिट किया है कॉन्ट्रवेंशंस अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग रूल्स, रेगुलेशंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स मेकिंग देम लाइबल टू पेनल्टी और कॉम्पनसेशन।
इसमें आ गया हमारे पास अमेंडमेंट। इस चैप्टर के अंडर जो रिप्लेस कर दिया गया है अंडर दिस एक्ट। अच्छा, तो अमेंडमेंट में जो हमारे पास अंडर दिस चैप्टर टर्म थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है अंडर दिस एक्ट से। ये किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट जो कि है जुरिस्डिक्शन लिमिट। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैंडल कर सकते हैं क्लेम्स जहां पे डैमेज जो है वो एक्सीड नहीं करती है 5 करोड़ रुपए। क्लेम्स जो एक्सीड करते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा जो भी क्लेम है वो फॉल करते हैं जुरिस्डिक्शन की कॉम्पिटेंट कोर्ट की। अमेंडमेंट में क्या हुआ है, हमारे पास जो वर्ड्स है हमारे पास इंजरी और वो ओमिट कर दिए गए हैं सब सेक्शन 1A से। ये हुआ है जन विश्वास एक्ट 2023 के अमेंडमेंट के द्वारा। तीसरा आ गया हमारे पास प्रोसीजर। जो ऑफिसर है वो पर्सन को देगा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंटेशन देने की। इंक्वायरी के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि कॉन्ट्रवेंशन अकर हुआ है तो ऑफिसर जो है वो इम्पोज कर सकता है लाइबिलिटी और अवॉर्ड कर सकता है कॉम्पनसेशन जो कि उनको ठीक लगता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें जो है हमने कवर किया है वो है सेक्शन नंबर 46। सेक्शन 46 का टाइटल है हमारे पास पावर टू एडजुडिकेट। पावर टू एडजुडिकेट, और यहाँ पे ये जो है इंक्लूड करता है जन विश्वास अमेंडमेंट 2023। इसमें आ गया हमारे पास पहला जो कि है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। इसमें आ गया हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर को जो बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा। डायरेक्टर से नीचे की जो रैंक है उससे बिलो नहीं होगा, या फिर इक्विवेलेंट होगा, या फिर इक्विवेलेंट होगा कोई भी जो ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। दूसरा इसमें पर्पस क्या है, एडजुडिकेट करना वेदर पर्सन जो है, तो इसमें क्या करना है हमारे पास जो अपॉइंट किया गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो जो है एडजुडिकेट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वेदर एक पर्सन जिसने कमिट किया है कॉन्ट्रवेंशन वो जो है लाइबल होगा पेनल्टी के लिए या नहीं होगा। तो ये जो है एडजुडिकेट करेंगे पर्सन को कि वेदर वो लाइबल है पेनल्टी के लिए या फिर कॉम्पनसेशन के लिए। अमेंडमेंट में आ गया हमारे पास अंडर दिस चैप्टर जो हमारे पास टर्म थी उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है अंडर दिस एक्ट से। ओके, सेकंड आ गया इसमें हमारे पास जुरिस्डिक्शन लिमिट। जुरिस्डिक्शन लिमिट में आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो हैंडल कर सकता है क्लेम्स जो कि अप टू 5 करोड़ रुपए तक हैं। यहाँ पे हैंडल करेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सेकंड आ गया अगर ये 5 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम आता है तो यहाँ पे हैंडल करेंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट। अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, अमेंडमेंट में आ गया हमारे पास जो वर्ड्स हैं इंजरी या और ये ओमिट कर दिए गए हैं सब सेक्शन जो 1A है हमारे पास, ये भी किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। फिर आगे प्रोसीजर हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो कि है प्रोसीजर का। जो ऑफिसर है वो एक पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, तो यहाँ पे आ गया रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंटेशन देने की। सेकंड आ गया हमारे पास पॉइंट कि इंक्वायरी के बाद पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद अगर सेटिस्फाइड है कि कॉन्ट्रवेंशन अकर हुआ है तो यहाँ पे जो है ऑफिसर इम्पोज कर देगा पेनल्टी या कॉम्पनसेशन जैसा भी उसको ठीक लगेगा। तो इसमें हमारा जिस्ट क्या है या कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है सेक्शन नंबर जो कि है हमारे पास 46। इसका टाइटल है हमारे पास पावर टू एडजुडिकेट। ये इंक्लूड करता है जन विश्वास एक्ट 2023। पहला आ गया अपॉइंटमेंट जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी ऑफिसर जो बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा या इक्विवेलेंट होगा ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एडजुडिकेट कर सकता है पेनल्टी या फिर कॉम्पनसेशन। इसमें आ गया अमेंडमेंट में क्या हुआ है, अमेंडमेंट में अंडर दिस चैप्टर का जो टर्म है उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक्सप्रेशन को अंडर दिस एक्ट से।
सेकेंड पॉइंट है जुरिस्डिक्शन लिमिट की। 5 करोड़ तक का क्लेम है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो हैंडल करेंगे। 5 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो हैंडल करेंगे। इसके अलावा अमेंडमेंट जो इंजरी और जो हमारे पास टर्म्स थी या वर्ड्स थे उसको ओमिट कर दिया गया है सब सेक्शन 1A में, और ये किया गया है जन विश्वास एक्ट 2023 के द्वारा। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले जो ऑफिसर है उसको पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है रिप्रेजेंटेशन की, तो वो अपना जो केस है रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इंक्वायरी होगी और अगर जो है ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि कॉन्ट्रावेंशन जो है हुआ है तो यहाँ पे वो पेनल्टी और कॉम्पनसेशन जो है इम्पोज कर देगा जैसा कि उसको ठीक लगता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला पोर्शन याद रखना है। फिर रैंक्स जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और डायरेक्टर से बिलो नहीं, और इक्विवेलेंट रैंक जो है स्टेट गवर्नमेंट का उसका। उसके अलावा आप अमेंडमेंट्स वाले पॉइंट ध्यान रखेंगे जो है हमारे पास। प्रोसीजर थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा जनरल है, स्पेसिफिकली कुछ इसमें याद नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास क्वालिफिकेशंस। ऑफिसर मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन आईटी एंड लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑफिसर के पास आईटी का एक्सपीरियंस होगा, लीगल या जुडिशियल एक्सपीरियंस होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। मल्टीपल ऑफिसर्स, अगर एक से ज़्यादा ऑफिसर अपॉइंट कर लिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि मैटर और प्लेसेस जहाँ पे हर एक ऑफिसर एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन। फिर आ गया हमारे पास 6 पॉइंट बात करता है पावर्स की। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास पावर है एक सिविल कोड की जो कन्फर की गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा अंडर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2। प्रोसीडिंग्स जो है वो डीम्ड मानी जाएंगी जुडिशियल है अंडर सेक्शन 193 और 228 जो है आईपीसी का। ऑफिसर्स को कंसिडर किया जाएगा एज सिविल कोड, किस पर्पस के लिए? सेक्शन 345 346 ऑफ सीआरपीसी और ऑर्डर 21 जो है हमारे पास सीपीसी का। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमारे पास क्वालिफिकेशंस की बात की गई है कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा हमारे पास उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में और लीगल या फिर जो है जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आगे इसमें हमारे पास 5th पॉइंट, इन केस अगर मल्टीपल ऑफिसर्स हैं, अगर मल्टीपल ऑफिसर्स हैं अपॉइंट किए गए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी मैटर्स या फिर प्लेसेस जहां पे ईच ऑफिसर जो है एक्सरसाइज करेगा अपनी जुरिस्डिक्शन। 6th आ गया इसमें हमारे पास पावर्स। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है सिविल कोर्ट की एज कन्फर्ड ऑन द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कन्फर की गई है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अंडर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2। दूसरा है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको माना जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं अंडर सेक्शन 193 एंड 228 जो है आईपीसी का। तीसरा आ गया यहाँ पे जो ऑफिसर है उसको कंसिडर किया जाएगा सिविल कोर्ट, किस पर्पस के लिए? सेक्शन 345 एंड 346 जो है सीआरपीसी का, प्लस जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास 21 जो है सीपीसी का। तो यहाँ पे जो बेसिकली है रेसिड्यूरी चीज़ें बताई गई हैं जहाँ तक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का सवाल है। क्वालिफिकेशन क्या होगी ऑफिसर की? उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में और लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मल्टीपल ऑफिसर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैटर और प्लेस डिसाइड करेगी जो हर एक ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में आएगा। फिर आ गया पावर, यहाँ पे आ गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसके पास पावर्स होंगी सिविल जो है कोर्ट की जो कन्फर की गई हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अंडर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2। जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी अंडर सेक्शन 193 एंड 228 जो है आईपीसी का। ऑफिसर जो है उसको कंसिडर किया जाएगा सिविल कोर्ट सेक्शन 345 346 जो है सीआरपीसी का उसके पर्पस के लिए, और जो ऑर्डर है सीपीसी का। तो ये जो है बेसिकली आपके पास जिस्ट है इस सेक्शन का। इसमें जो आपको याद रखना है वो आपको क्वालिफिकेशंस वाला पार्ट याद रखना है कि आईटी और लीगल जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीपल अगर ऑफिसर्स हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बताएगी। उसके अलावा जो पावर्स हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की सिविल कोर्ट की होंगी, प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल माना जाएगा और ऑफिसर के पास जो है सिविल कोर्ट की जो है पावर होंगी।
तो ये वाला पॉइंट भी जो है आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 47। सेक्शन 47 जो है वो बात करता है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कौन कौन से फैक्टर्स जो है अकाउंट में लिए जाएंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। पहला आ गया इसमें हमारे पास पर्पस। ये गाइड करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को डिटरमाइन करने में जो क्वांटम है कॉम्पनसेशन का फॉर कॉन्ट्रवेंशंस अंडर द एक्ट। दूसरा आ गया फैक्टर्स टू कंसिडर। इसमें आ गया गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज। ऑफिसर कंसिडर करेंगे कोई भी क्वांटिफिएबल गेन ऑब्टेन किया गया है ड्यू टू द डिफॉल्ट। फिर आ गया लॉस कॉज्ड। जो ऑफिसर है वो कंसिडर करेगा अमाउंट जो है लॉस कॉज की सफ़र किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट। फिर आगे रेपिटेटिव नेचर। ऑफिसर कंसिडर करेगा वेदर डिफॉल्ट जो है वो अकर हुआ है रिपीटेडली, इंडिकेट करता है एक पैटर्न जो है नॉन कंप्लायंस का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 47। सेक्शन 47 जो है वो बात करता है फैक्टर्स की जो अकाउंट में लिए जाएंगे या फिर जिनको कंसिडर किया जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। पहला आ गया इसका पर्पस क्या है। ये बेसिकली जो है गाइड करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को जब वो डिसाइड करता है कि क्वांटम जो है कॉम्पनसेशन का कि कितना जो है कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है एक्ट के अंदर। दूसरा आ गया कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। पहला आ गया इसमें हमारे पास गेन जो है ऑफ अनफेयर एडवांटेज। इसमें जो है ऑफिसर कंसिडर करेगा कि कितना जो है क्वांटिफिएबल गेन हुआ है डिफॉल्ट की वजह से। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास लॉस कॉज्ड कि कितना जो अमाउंट है लॉस का वो सफ़र किया गया है पर्सन के द्वारा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास रेपिटेटिव नेचर कि जो ऑफिसर है वो कंसिडर करता है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो अगर रिपीटेडली हुआ है इंडिकेट करता है जो पैटर्न है यहाँ पे नॉन कंप्लायंस का, कि बार बार अगर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से नॉन कंप्लायंस हुआ है और अब ये एक पैटर्न बन चुका है। तो इस स्लाइड में आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 47। सेक्शन 47 आ गया हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स अकाउंट में लिए जाएंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। इसका पर्पस क्या है, ये गाइड करता है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करने में, कैलकुलेट करने में। फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर किए जाएंगे। पहला है गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज जो क्वांटिफिएबल गेन की बात करता है कि अगर डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हुई है तो यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन उस हिसाब से डिसाइड होगा। कितना लॉस जो है कॉज किया गया है, कितनी अमाउंट जो है वो सफ़र की गई है पर्सन के द्वारा जो यहाँ पे अग्रीव्ड है। फिर आगे रेपिटेटिव नेचर है कि डिफ़ॉल्ट जो है अगर वो रिपीटेडली हो रहा है तो यहाँ पे इंडिकेट करता है एक पैटर्न नॉन कंप्लायंस का, कि अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पे एक नॉन कंप्लायंस का पैटर्न फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन आपका एडिशन में जा सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बात करता है द अपीलेट ट्रिब्यूनल की। इसमें आ गया सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 48 जो जिसका टाइटल है अपीलेट ट्रिब्यूनल। पहला पॉइंट है डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है TD सेट, ये इस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 14 जो है हमारे पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के द्वारा। ये डेजिग्नेट किया गया है एज द जो अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है इस एक्ट के लिए। ये इफेक्टिव होगा जो कमेंसमेंट है हमारे पास पार्ट जो है 14 जो है चैप्टर 6 का ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017। इसका जुरिस्डिक्शन और पावर्स क्या होंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन, पावर्स और अथॉरिटी जो कन्फर की गई है उस पे इस एक्ट के अंदर। फिर आगे स्पेसिफिकेशन ऑफ मैटर्स एंड प्लेसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी मैटर्स और प्लेसेस जहाँ पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एक्सरसाइज कर सकता है इसका जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमने क्या पढ़ा है इस स्लाइड में। सबसे पहले आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 जो है इसकी हेडिंग है हमारे पास द अपीलेट ट्रिब्यूनल।
और इस चैप्टर में जो पहला सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 48 जो बात करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। पहला पॉइंट है हमारे पास डेजिग्नेशन का। डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये इस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 14 जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1977 के द्वारा। तो इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है इस एक्ट के अंदर। तो ये जो हमारे पास टीडी सेट है ये सेक्शन 14 में इस एक्ट के अंदर जो इस्टेब्लिश किया गया है उसको हमारी जो आईटी एक्ट है उसके अंदर एज अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है डेजिग्नेट किया गया है। ये इफेक्टिव होगा हमारे पास कमेंसमेंट से, जो पार्ट है हमारे पास 14 जो है हमारे पास ऑफ चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017। तो इसकी जो कमेंसमेंट हुई है तब से जो है ये इफेक्टिव होगा। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर, तो यहाँ पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन पावर या अथॉरिटी जो कन्फर की गई है इस एक्ट के द्वारा। तीसरा आ गया स्पेसिफिकेशन जो है मैटर्स का या प्लेसेस का, कौन स्पेसिफाई करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी जो मैटर्स या प्लेसेस जहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज करेगी अपना जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे हमें इस स्लाइड में क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें याद रखना है चैप्टर नंबर 10 जिसकी हेडिंग है हमारे पास द अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 48 जो कि बात करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। इसमें आ गया हमारे पास डेजिग्नेशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हमारे पास टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो इस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 14 के अंदर, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंडर है। इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अपीलेट ट्रिब्यूनल इस एक्ट के अंदर। तो मतलब उस एक्ट के अंदर जो हमारे पास ये वाला ट्रिब्यूनल है उसको हमारी आईटी एक्ट के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल एज डेजिग्नेट किया गया है। इसका जो इफेक्टिव होगा जब से कमेंस हुआ है पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017। तो जिस डेट से यहाँ पे कमेंसमेंट हुई है ये उसी डेट से इफेक्टिव होगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर आ गया हमारे पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी जो कन्फर की गई है उस पर इस एक्ट के अंदर। स्पेसिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन के द्वारा मैटर्स और प्लेसेस जहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एक्सरसाइज करेंगे अपना जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो डेजिग्नेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी डेजिग्नेशन से, क्योंकि जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह अथॉरिटी बीच में आती है। तो डेजिग्नेशन का आप पूरा का पूरा पार्ट है वो याद रखेंगे। यहाँ पे आप टीडी सेट प्लस एक्ट सेक्शन नंबर, उसके अलावा जो कमेंसमेंट है कि पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 ये पोर्शन जो है पूरा याद रखेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है जुरिस्डिक्शन वाला कि एक्ट के अंदर बताया जाएगा, थियोरेटिकल है, स्किप कर सकते हैं। फिर है स्पेसिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी आप याद रखेंगे, नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा चैप्टर नंबर आप याद रखेंगे, उसका टाइटल याद रखेंगे, सेक्शन नंबर याद रखेंगे और सेक्शन का जो टाइटल है वो याद रखेंगे। पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेजिग्नेशन वाला पोर्शन जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो ओमिट किए गए हैं सेक्शन, तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। जो लेवल है एग्ज़ाम का उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए, उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए जो है ये इन सेक्शन से भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देती हूँ। सेक्शन 49 जो कि बात करता था कॉम्पोजिशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की, ओमिट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 एक्ट 7 ऑफ 2017 के द्वारा। इफेक्ट में होगा 26/5/2017 से। 50 जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स जो है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के, ओमिट किया गया है सेक्शन 169 के द्वारा। इफेक्ट कब से होगा, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। 51 सेक्शन जो है वो है टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस एटसेट्रा ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, ओमिट किया गया है सेक्शन 169 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। सेक्शन 52 बात करता है सैलरी अलाउंसेज अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ओमिट किया गया है सेक्शन 59 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017।
फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 52A पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एटसेट्रा, ओमिट किया गया है सेक्शन 169 विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। 52B जो है वो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग बेंचेस, ओमिट किया गया है सेक्शन 169 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। सेक्शन 52C जो है वो बात करता है पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफर केसेस, ओमिट किया गया है सेक्शन 169 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन 49 से लेके हमारे पास सेक्शन 52C जो है वो ओमिट किए गए हैं। ये किए गए हैं हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा, एक्ट नंबर 7 ऑफ 2017। यहाँ पे सेक्शन है हमारे पास 169 और जो डेट है इफेक्ट की विद इफेक्ट फ्रॉम 26/5/2017। तो आपको जो है ये 3 टर्म याद रखनी है। पहला एक्ट याद रखना है, फाइनेंस एक्ट 2017, एक्ट नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर याद रखना है और इफेक्ट की जो डेट है 26/5/2017 आपको याद रखनी है इन सारे सेक्शंस की। तो आज जो है हम इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की नहीं, इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, दैट इज़ आईटी एक्ट की पीडीएफ चाहिए या किसी और एक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए जो इस चैनल पे कवर किया गया है, तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में एक आपका जो है पिन्ड कमेंट है उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे जो है आप पीडीएफ से लेके रिलेटेड कोई भी जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, कॉम्बो में चाहिए या फिर सिंगल चाहिए, तो जो भी आपकी पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी है आप वहाँ पे जो है डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन डालना है चैनल से रिलेटेड या कौन सा सब्जेक्ट आप नेक्स्ट कवर करवाना चाहेंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करना ज़रूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टी है और इस फॉर्मेट में आप वो पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा आज से जो है हम मेंस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है BNSS जो आपका नया एक्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। हम मेंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए खुलेगी। तो अगर आप मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं चैनल का, और वहाँ पे आपको डेली जो है मेंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वन टाइम जो है BNSS के जो मेंस क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, बट इन केस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।